शांताराम राजाराम वरकुंद्रे। जबान फिसलती थी, इसलिए पंजाबी, बंगाली और उत्तर प्रदेश के लोग उन्हें वी शांताराम पुकारते थे। हिंदी और मराठी फिल्म जगत के कुछ मात्र महान फिल्मकारों में उनका नाम शुमार है, लेकिन बाकी लोगों के जैसे इनका प्राथमिक जीवन सुखमय बिल्कुल भी नहीं था। किसे पता था, स्कूल की पढ़ाई आधे में छोड़ने वाला और पिता के छोटे से होटल में चाय के कप धोने वाला ये मामूली लड़का हिंदी सिनेमा का आधारशिला बन जाएगा। हर बात की शुरुआत कल्पना से होती है। शांताराम साहब भी चाय के कप धोते हुए सपनों की दुनिया में खो जाते थे। आंखें बंद करने के बाद उन बर्तनों का कर्कश आवाज मधुर संगीत में बदल जाता था और खुद को रंगमंच के बीचों बीच देखने लगते थे। लेकिन क्या तालियां सीटियों का लुभावना काल्पनिक प्रसंग सच हो सकता था? क्या अभिनय के रास्ते पर चलकर घर की गरीबी मिट सकती थी? ये सवाल शांताराम को परेशान कर रहे थे। लेकिन एक दिन प्रकाश की छोटी सी किरण ने उनके मन के अंधेरे को मिटा दिया। उनके जीवन में रोशनी लेकर आने का काम किया बाबूराव मिस्त्री ने। रिश्ते से तो वे उनके कजिन भाई थे, लेकिन उनके और शांताराम के परिवार की हालातों में जमीन आसमान का फर्क था। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं, मराठी फिल्म जगत के शुरुआती दौर के सभी महान हस्तियां एक दूसरे के रिश्तेदार थे। और यहाँ भी बताना जरूरी है, बाबूराव पेंटर ने साल 1918 के जमाने में कोल्हापुर में महाराष्ट्र फिल्म कंपनी खोली थी। इस कंपनी में भालजी पेन्हारकर और उनके ही बड़े भाई बाबूराव पेन्हारकर पार्टनर के रूप में काम कर रहे थे। ये किस्सा उस दौर का है जब कोल्हापुर शहर को फिल्म जगत की राजधानी माना जाता था। उसके बाद पुणे और कोलकाता ने वो ऐतिहासिक दौर देखा, फिर हमेशा के लिए मुंबई फिल्म जगत का केंद्र बिंदु बन गया। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि बाबू भाई मिस्त्री और बाबूराव मिस्त्री ये दोनों हस्तियाँ अलग अलग हैं। महाभारत सीरियल में बाबू भाई मिस्त्री ने स्पेशल इफेक्ट बनाने का काम किया था। इसी काम के लिए वे जाने गए, लेकिन महाराष्ट्र फिल्म कंपनी के संस्थापक बाबूराव पेशे से चित्रकार थे। उस दौर में फिल्म पोस्टर हाथों से बनाए जाते थे। आज कंप्यूटर की मदद से पूरी की पूरी फिल्म बनाई जाती है, लेकिन पुराने दौर में छोटे छोटे काम के लिए भी कलाकारों के पास जाना पड़ता था। इस काम में बाबूराव तो एक्सपर्ट बन चुके थे, इसलिए लोग उन्हें बाबूराव पेंटर पुकारने लगे। ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, बाबूराव पेंटर ने ही भारत में स्वदेशी कैमरा बनाया था। इतना ही नहीं, वे स्पेशल इफेक्ट में भी माहिर थे। 1920 में उन्होंने सौरेंद्री फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में महाबली भीम और कीचक के युद्ध प्रसंग को उन्होंने बड़े पर्दे पर जीवित कर दिया। ये प्रसंग असलियत से इतना मिलता जुलता था कि लोगों ने समझा कि फिल्म निर्माण के वक्त सच में किसी की हत्या हुई है। ये देखकर लोगों के मन में डर बैठ गया, इसलिए अंग्रेज सरकार ने सेंसरशिप का कानून लाया। उसके बाद 1923 में रिलीज हुई सिंहगढ़ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये देखने के बाद अंग्रेज सरकार दोबारा सतर्क हो गई और देश में पहली बार एंटरटेनमेंट टैक्स लागू किया गया। बाबूराव पेंटर के साथ रहने वाले एच.एम. रेड्डी ने ही आगे चलकर तेलुगु भाषा में फिल्में बनाई। ये सारी जानकारी देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के वक्त कपूर, कुमार, खन्ना, खान इन लोगों को तवज्जो मिलता है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि बाबूराव जैसे लोग थे, इसलिए आज इन लोगों का अस्तित्व टिका हुआ है। खैर, अब शांताराम पर लौटते हैं। बाबूराव पेंटर ने शांताराम को कोल्हापुर बुला लिया। उस वक्त शांताराम की उम्र 19 साल की थी। छोटे छोटे कामों में हाथ बटाने के बाद बाबूराव पेंटर ने उन्हें साल 1921 की फिल्म सुरेखा हरण में भगवान कृष्ण का किरदार दिया। तो इस तरीके से होटल में काम करने वाले शांताराम का सपना पूरा हुआ। लेकिन अभिनेता बनने के बाद भी उनकी भूख मिटी नहीं। वे फिल्म निर्माण के क्षेत्र के साथ संगीत और लेखन कार्य में भी दिलचस्पी दिखाते थे। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि वे अनजान नाम से फिल्मों के लिए संगीत भी देते थे। शांताराम साहब सही मायने में बहुआयामी कलाकार थे, इसलिए तो बहुत ही कम समय में उन्हें डायरेक्टर बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। बतौर डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म नेताजी पालकर साल 1927 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद उनके और महाराष्ट्र फिल्म कंपनी के अन्य लोगों के बीच मतभेद होने लगे। इस बात से नाराज होकर शांताराम साहब ने कोल्हापुर में ही प्रभात फिल्म कंपनी इस नाम से खुद का बैनर बनाया। कुछ साल कोल्हापुर में काम करने के बाद उस स्टूडियो को पुणे लाया गया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि प्रभात स्टूडियो में बनी अयोध्या चा राजा पहली मराठी टॉकीज फिल्म थी।
शांताराम साहब और उनकी फिल्मों के किस्से तो अनेक हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उनके पारिवारिक जीवन पर अधिक ध्यान देंगे। महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में परमानेंट होने के बाद शांताराम की शादी विमला बाई से हुई। उस वक्त विमला बाई की उम्र सिर्फ 12 साल की थी। इस शादी से एक बेटा और 3 बेटियों का जन्म हुआ, प्रभात, सरोज, मधुरा और चारुशिला। मधुरा बताती हैं, मेरे पिताजी ने उनसे शादी कर ली जिनसे उन्हें प्यार हुआ। मुझे याद है जब वे भारत की पहली कलर फिल्म बनाने के लिए जर्मनी गए हुए थे। वहाँ जेनी नामक विदेशी महिला उनकी असिस्टेंट के रूप में काम कर रही थी। मेरे पिता बड़े हैंडसम हुआ करते थे। उन्हें देखकर वो विदेशी महिला मेरे पिता के मुंह में विलीन हो गई। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मेरे पिता ने सिर्फ उनसे शादी की थी जिनसे उन्होंने प्यार किया था। लेकिन क्योंकि वे सिर्फ काम के सिलसिले जर्मनी आए हुए थे, इसलिए उन्होंने जेनी से दूर रहना उचित समझा। एक दिन जेनी ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और नग्न अवस्था में उनके सामने आ गई। उस वक्त मेरे पिता ने उन्हें कपड़े पहनने को कहा और पीछे मुड़कर कमरे से बाहर आ गए। मेरे पिता के साथ इसी तरह की एक घटना साल 1921 के दौरान में भी हुई थी। महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में वे असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे थे। बाबूराव पेंटर ने उन्हें सभी कलाकारों के कमरे में जाकर उनका मेकअप देखने का काम दिया हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से वे एक अभिनेत्री के कमरे में जा पहुंचे। वहां वो अभिनेत्री बिना कपड़ों के ही खड़ी थी, लेकिन अगले ही पल मेरे पिता ने अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़कर उन्हें जल्दी से तैयार होने को कहा। आपके मन में सवाल आया होगा कि एक बेटी अपने पिता के बारे में ऐसी बातें क्यों बोल रही है। दरअसल मधुरा साबित कर रही थी कि उनके पिता ने भले ही 3 विवाह किए थे, लेकिन वे स्त्रियों के प्रति लालची नहीं थे। 3 बार शादी करने के पीछे भी छोटी छोटी कहानियां छुपी हुई हैं। तो चलिए उन कहानियों पर प्रकाश डालते हैं। शांताराम की पहली पत्नी विमल शादी से पहले ही अनाथ हो चुकी थी। उन्हें एक छोटा भाई भी था। आगे चलकर उसकी भी टीबी के चलते मौत हुई। मधुरा के अनुसार उनके इलाज के लिए शांताराम ने बहुत सारे पैसे खर्च करे थे। 4 बच्चों के जन्म के बाद विमला बाई को एक मानसिक बीमारी हुई। हिस्टीरिया नामक उस बीमारी के चलते विमला बाई बिना किसी वजह से रोने लगती तो कभी हंसने लगती। लेकिन साल 22 अक्टूबर 1941 के दिन शांताराम की दूसरी शादी की खबर मिलते ही विमल को बड़ा सदमा लगा। इस सदमे से वे खुद ब खुद बाहर भी आई। एक दिन मधुरा ने अपनी माँ विमल से पूछा, क्या आपको पापा पर गुस्सा नहीं आया? इस पर विमल ने जवाब दिया, मैं तो एक अनपढ़ औरत हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे गरीबी से उठाया है। अगर मैं उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो मुझे लोगों के घर बर्तन धोने का काम करना पड़ेगा। उससे अच्छा है मैं इस घर में ही काम करती रहूं। विमला का कहना बिल्कुल ही निराशाजनक था। पति के फैसले के खिलाफ वो ना ही आवाज उठा पाई और ना ही दुख प्रकट कर सकती थी, इसलिए उन्होंने समय के साथ चलना ठीक समझा। शांताराम की दूसरी पत्नी जयश्री उस दौर की नवोदित अभिनेत्री थी और शांताराम की मराठी फिल्म शेजारी में उन्हें पहली बार बड़े पर्दे पर उतरने का मौका मिलने वाला था। लेकिन फिल्म के शूटिंग के दौरान उन दोनों में नज़दीकियां बढ़ी और जयश्री देखते देखते उनके ही स्टूडियो में उनके साथ रहने लगी। यहाँ इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि 1941 के साल में ही शांताराम साहब प्रभात स्टूडियो से अलग हो चुके थे। बेशक उस स्टूडियो को खुद शांताराम ने बाकी पार्टनर्स के साथ बनाया था। 1929 में अपने बेटे के नाम पर उस स्टूडियो का नाम रखा गया। इसी स्टूडियो में पहली मराठी बोलती फिल्म बनी। लेकिन 1941 में पैसों के लेन देन के चलते शांताराम प्रभात से अलग हो गए और मुंबई में वाडिया मूवी टोन नामक एक प्रसिद्ध स्टूडियो की इमारत में कुछ जगह खरीदकर राजकमल कला मंदिर का शिलान्यास किया। इस तरह से शांताराम के पास 2 बीवियों को रखने के लिए अलग अलग जगह भी बन गई। आपको बता दूं, शांताराम के पास कुल मिलाकर 3 घर थे। एक प्रभात स्टूडियो के नज़दीक वाला घर जहां आज FTII है, और एक घर कोल्हापुर में जहां पर एक 5 स्टार होटल है जिसे उन्हीं की बेटी चला रही हैं, और एक घर मुंबई के परल इलाके में जहां आज भी राजकमल कला मंदिर के अवशेष देखने को मिलते हैं। शांताराम साहब बताते हैं कि उनके जिस महिला से शादी हुई उन्होंने उन्हें अपना नाम दिया था, लेकिन बात प्रॉपर्टी की करें तो उस पर पहला हक पहली पत्नी के 4 बच्चों का था। खैर, कुछ सालों के भीतर ही जयश्री ने 3 बच्चों को जन्म दिया, राजश्री, तेजश्री और एक बेटा किरण। अब राजश्री को तो परिचय की जरूरत ही नहीं है, वो पुराने दौर की बहुत ही चर्चित अभिनेत्री रही हैं। मधुरा बताती हैं, हम 4 भाई बहन और जयश्री के 3 बच्चे एक साथ खेलते थे। हमारे बीच कभी लड़ाई नहीं हुई और ना ही जयश्री को लेकर विमल बाई शांताराम से लड़ती थी। हम सब खुशी से एक साथ रहते थे। मेरे पापा प्रतिदिन 1 घंटा हमारे साथ बिताते थे और मुंबई लौट जाते थे। पर ये तस्वीर बदलने लगी
क्योंकि अब संध्या देशमुख नामक एक और अभिनेत्री से पापा प्यार करने लगे थे। शुरू शुरू में जयश्री को इस रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन झनक झनक पायल बाजे इस फिल्म के निर्माण के वक्त शांताराम का बजट टूट गया। इसलिए उन्होंने अपनी दोनों बीवियों को अपने गहने गिरवी रखने को कहा। विमल ने बिना कुछ पूछे अपने गहने दे दिए, लेकिन जयश्री ने गहने देने से इनकार किया। यहाँ से दोनों में तनाव बढ़ा और शांताराम संध्या के नजदीक आ गए। दुर्भाग्य से 13 नवंबर 1956 को जयश्री और शांताराम का तलाक हुआ। इस सिलसिले को शांताराम ने इस तरीके से अंजाम दिया कि सब देखते रह गए। तलाक लेने के 40वें दिन उन्होंने संध्या से शादी कर ली और इस बार भी विमल को अपने मुंह पर ताला लगाना पड़ा। इस शादी से विमल के बच्चे भी खुश नहीं थे। उस वक्त खुद मधुरा 20 साल की नौजवान थी और पंडित जसराज के प्यार में पड़ गई थी। दरअसल उन्हें लगा कि उनके पिताजी अब हमेशा के लिए पुणे के घर में उनके साथ समय बिताएंगे, लेकिन संध्या ने पूरा मामला चौपट कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शांताराम के सारे बच्चे संध्या से नफरत करते थे, लेकिन समय के साथ ये नफरत प्यार में तब्दील हो गई। दूसरी तरफ मीडिया में कहा जाने लगा था कि संध्या ने पैसों के लिए शांताराम से विवाह किया है। इन खबरों से संध्या परेशान हो गई और तय कर लिया कि वो राजकमल के अलावा किसी भी बैनर के लिए काम नहीं करेंगी। आपको बता दूं कि जयश्री से हुए तीसरी संतान के बाद शांताराम का ऑपरेशन करना पड़ा। इस ऑपरेशन के बाद वे कभी भी पिता नहीं बन सकते थे, इसलिए संध्या आजीवन निसंतान रही। खैर, मधुरा बताती हैं कि संध्या उन्हें ही अपने बच्चे मानती हैं। आज के दौर में संध्या तो वहीं जयश्री का देहांत 19 अक्टूबर 2004 में हुआ था। तो वहीं इस कहानी की सबसे अभागी महिला विमला बाई का देहांत 1996 में हुआ था। जयश्री की बेटी राजश्री अपने अंग्रेज पति ग्रेग चैपमैन के साथ अमेरिका में रहती हैं। उनकी 2 संतानों का नाम है डॉक्टर चंडी और चंद्रिका। जयश्री के बेटे किरण आज के दौर में राजकमल स्टूडियो की देखभाल कर रहे हैं और मराठी फिल्म जगत में अधिक सक्रिय रहते हैं। खबर ये भी है कि किरण के 2 बेटे राहुल और चैतन्य राजकमल स्टूडियो की ओनरशिप के लिए एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से जयश्री की तीसरी बेटी तेजश्री के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। विमला बाई के 4 संतानों में से प्रभात आज जीवित नहीं है। तो वहीं चारुशीला के बेटे सिद्धार्थ एक जमाने के जाने माने कलाकार हुआ करते थे। दुर्भाग्य से उनकी भी मृत्यु 2004 में हो चुकी है। उनकी बीवी शांति प्रिया भी एक अभिनेत्री हैं। शांति प्रिया की बहन भानु प्रिया भी दक्षिण भारत की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं। विमला बाई की सबसे बड़ी बेटी सरोज की शादी सोली इंजीनियर नामक एक पारसी उद्योगपति से हुई है। कोल्हापुर का वैली विव ग्रैंड होटल पर आज सरोज का मालिकाना हक है। तो वहीं मधुरा की शादी प्रसिद्ध संगीतकार पंडित जसराज से हुई है।